गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट नंबर 3 के एक नए वीडियो लेक्चर में। लेकिन ये वीडियो लेक्चर कोई बहुत नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले यकीन मानेंगे आप कम से कम 17 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। एक इतनी बड़ी यूनिट और इतने सारे लेक्चर, क्या मैं इनको कम लेक्चर्स में नहीं समेट सकता था? जी नहीं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज को बारीकी से समझाने की मुझे है बीमारी, तो भैया वो बीमारी का सिम्टम तो नजर आएगा ही आएगा। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करने के लिए लगातार हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नया वीडियो दे रहा हूं और आज का ये वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर नंबर 18, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोबारा, एक ऐसा जो है बहुत ही प्यारा और न्यारा। कुछ याद आया? जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 17 नहीं देखा है या यूनिट नंबर 3 के बाकी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरी आपको सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पे क्लिक कर कर उन्हें देखकर अपनी इस यूनिट को पक्का करना ना भूलें। सवाल आता है, सर आज क्या पढ़ेंगे? माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर इज बेस्ड ऑन द टॉपिक which is completely all about the magnetic materials। यानी हमारे आसपास की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुंबक तो नहीं होती लेकिन चुंबक के प्रति आकर्षित जरूर होती है। बिल्कुल सही आपने सुना, जैसे कि आयरन का पीस, निकल का पीस, कोबाल्ट का पीस, ऐसे बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में हमें मटेरियल देखने को मिलते हैं जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो खुद मैग्नेट नहीं होते। आई रिपीट माई सेंटेंस, एक वो सब्सटेंस जो चुंबक है, एक वो सब्सटेंस जो चुंबक नहीं है लेकिन चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो जो चुंबक है उसे तो चुंबक ही कहते हैं, यानी मैग्नेट कहते हैं, जिसका सबसे प्यारा एग्जांपल है बार मैग्नेट। तो एक तरफ है बार मैग्नेट और एक तरफ है उस बार मैग्नेट के प्रति या बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले बाकी सब्सटेंसेस। सो ऑल दोस मटेरियल्स which get attracted towards the bar magnet whenever they are brought in its vicinity, वो सभी मटेरियल जो बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब भी उन्हें बार मैग्नेट के आसपास के इलाके में लाया जाता है, आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। और हमारे आसपास के जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा शो किए जाने वाला अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होते, और इसी बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे नहीं है, उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच आर यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। यानी फिजिक्स की मैग्नेटिज्म की दुनिया में किसी भी चुंबक को अच्छे से समझने के लिए या किसी भी मैग्नेटिक पीस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिन्हें हम कहते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही आपने सुना। तो आज के वीडियो लेक्चर की अगर मैं हेडिंग लिखूं तो आज के वीडियो लेक्चर की जो हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। बिल्कुल सही आपने सुना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म की दुनिया में इस्तेमाल में लाए जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो किसी भी चुंबक या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। हमारे सिलेबस में ये जो टर्म्स हैं वो कुल मिलाकर 5 टर्म्स हैं। अब वो 5 टर्म्स क्या है, पहले आप उनके नाम सुन लो। बिल्कुल सही, व्हाट आर दीज 5 टर्म्स? सबसे पहली टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बिल्कुल सही, इसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कहा जाता है, या बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
दूसरी टर्म होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए या मैग्नेटिक इंडक्शन कह लीजिए या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लीजिए या आप इसका नाम रख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं इनके मतलब पे जाऊं, पहले मैं आपको इनका नाम बताना चाहता हूं। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बिल्कुल सही आपने सुना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। चौथी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है या चौथी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हमारी चौथी इंपॉर्टेंट टर्म है। And the very important term, the fifth term that we need to understand is called as magnetic susceptibility। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इन टर्म्स पे आपको डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर एक टर्म को कम से कम एग्जामिनर 1 मार्क्स तो देगा ही देगा। अब सवाल आता है, सर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब होता है? तो पहले मैं इन लोगों के सिंबल लिख देता हूं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सिंबल होता है म्यू आर। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल होता है बी वेक्टर। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का सिंबल होता है एच वेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल होता है आई वेक्टर और इसका सिंबल होता है काय एम। ये काय एम वही है, ये काय एम वही है जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में पढ़ाया था। जी हां, जिन बच्चों ने मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उन्हें बखूबी पता है कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आपने ये 5 टर्म्स बोर्ड पे लिख दिए हैं और आप कह रहे हो कि ये 5 टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म की दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि यार इस्तेमाल क्यों होती हैं? ऐसा हम मैग्नेटिज्म की दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं कि हमें इन टर्म्स को समझने की जरूरत है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, ये मैं बता चुका हूं कि नो डाउट कि मैग्नेट के बारे में जब डिस्कवरी चालू हुई या मैग्नेट को जब खोजा जाने लगा, तो आज से कई सालों पहले एक छोटे से शहर में, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया, बिल्कुल सही याद करिए, हिस्ट्री में बता चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया नामक शहर में एक बहुत बड़ा आयरन ओर का पहाड़ मिला जिसे कहा गया मैग्नेटाइट ओर, क्योंकि मैग्नेसिया नाम के एक शहर में यह पाया गया था आज से न जाने कितने सालों पहले, समवेयर अराउंड इन द ईयर 400 BC। अब क्योंकि आज से पहले जो मैग्नेट का इतना बड़ा पहाड़ मिला, या मुझे कहना चाहिए आयरन ओर का पहाड़ मिला जो कि Fe3O4 था, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था। तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट से जो मैग्नेट हम प्राप्त करते हैं वो मैग्नेट बार मैग्नेट भी हो सकता है, वो मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है, वो मैग्नेट सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकता है और वो मैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है। चलो सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, आप यानी मैं कहना चाहता हूं कि बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। हां, बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब चलो, अगर बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है तो क्या दुनिया में जितने भी बार मैग्नेट है वो सबकी मैग्नेटिक फील्ड बराबर है? ऑब्वियसली नहीं। अगर मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा है और आपके पास वही मैग्नेट का टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, तो आपके मैग्नेट के टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक ताकत, आपके मैग्नेट के टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक ताकत मेरे मैग्नेट के टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक ताकत से कई बड़ी होगी, क्योंकि आपका टुकड़ा बड़ा है। इसका मतलब कि आपके मैग्नेटिक फील्ड और मेरे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, या मैं कह सकता हूं कि आपका चुंबक मेरे चुंबक से ज्यादा अच्छा है। अब एक बच्चे ने सवाल उठाया कि सर अगर दुनिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं और हर आर्टिफिशियल मैग्नेट की ताकत बराबर नहीं है, तो फिर इनकी ये ताकत ज्यादा है या कम है, ये डिसाइड कैसे हुई? नाइस क्वेश्चन। किसी भी मैग्नेट को जो ताकत उसके पास होती है वो एक्चुअली में
होती नहीं है उसे दी जाती है। एक बच्चा बोला क्या कह रहे हो? हाँ, किसी भी मैग्नेट के पास जो उसकी ताकत होती है वो होती नहीं है, वो उसे दी जाती है, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट नहीं कहलाता, वो टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है। अब होता यह है कि हम उसे मैग्नेट बनाते हैं, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट जब बनाया जाता है तो किसी भी मटेरियल को हम मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार मैग्नेट जनरली जो होते हैं वो उस नेचुरल मैग्नेट से ऑब्टेन्ड होते हैं जिनके पास पहले से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो वीक होती हैं। हम उसे और मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी टेल यू कि जितने भी आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को मैग्नेट बनाते समय कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे जादू से तो मैग्नेट बनेगा नहीं, यानी हमें उसे मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। अगर आपको रोटी गर्म करनी है तो आपको गर्म तवा लाना पड़ेगा, अगर आपको कहीं पे आग लगानी है तो आपको आग लगानी पड़ेगी। यानी साफ साफ कहिए सर कि अगर आपको मैग्नेट की ताकत चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लानी पड़ेगी, अगर गर्मी की ताकत चाहिए तो आग लानी पड़ेगी, अगर ठंडक की ताकत चाहिए तो बर्फ लानी पड़ेगी, यानी बिना सोर्स के इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कोई मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश की जाती है तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ बातों को। अब वो कुछ बातें क्या है, ध्यान से सुनना। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। मशाल समझते हो? मशाल, मशाल आग लगाने में जो काम आती है, या गुफाओं में जब जाते हैं तो मशाल लेके जाते हैं ताकि रोशनी फैले। अब मैंने आपको कहा कि इस मशाल से किसी चीज को जलाने की कोशिश करो। मैंने कहा इस मशाल से किसी चीज को जलाने की कोशिश करो। एक बच्चे ने क्या करा, उस मशाल से दीवार जलानी शुरू कर दी। अब मुझे बताओ वो बच्चा सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? एक बच्चा कहता है ठीक है दीवार जला रहा है, आप ही ने कहा था किसी भी चीज को जलाने की कोशिश करो। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि उस चीज को जलाने की कोशिश करो जो जल ही नहीं सकती? क्या दीवार जल सकती है? नहीं। क्या ईंट का टुकड़ा आसानी से जल सकता है? नहीं। मैंने कहा था कि मशाल की मदद से किसी चीज को जलाने की कोशिश करो। एक बच्चा कहता है हाँ मेरे पास मशाल है, बहुत ताकत है, इस मशाल में जलाने की ताकत बहुत ज्यादा है। यानी एक होती है जलाने की ताकत, एक होती है जलने वाले की जलने की काबिलियत। तो ईंट के टुकड़े के पास क्या जलने की काबिलियत है? ईंट का टुकड़ा जल ही नहीं सकता, लेकिन मशाल जला सकती है। मशाल कहती है मेरे पास जलाने की ताकत है, ईंट का टुकड़ा कहता है मैं जल ही नहीं सकता। तो एक तरफ हमारे पास सोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इफेक्ट पुअर आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं सोर्स भी अच्छा हो और इफेक्ट भी अच्छा हो, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से जल सके। अगर मुझे चुंबक की ताकत से किसी चीज को चुंबक बनाना है तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो चुंबक बन सके। अगर मुझे ठंड की ताकत से किसी चीज को जमाना है तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से जम सके। और अगर आग की ताकत से मुझे किसी चीज को जलाना है तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो जल सके। बात समझ आ रही है? ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इस एग्जांपल से मैं इन पांचों टर्म्स को एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, पांचों टर्म्स को एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली टर्म, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है, तो मैं बाकी टर्म्स को मिटाऊंगा और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए जो जगह है उस जगह का इस्तेमाल करके आपको यह समझाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मेरे पास ये एक इलाका है, ये एक इलाका है, इस इलाके में मैंने एक बार मैग्नेट लाके रखा। फॉर एग्जाम्पल इस इलाके में मैंने एक बार मैग्नेट लाके रखा और इस इलाके से यहां पे ताकत लगाई जा रही है, यहां पे ताकत लगाई जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस से हम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और इस इलाके में मान लो वैक्यूम है, क्या है? वैक्यूम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे वो वैक्यूम में तो जाएगी,
लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड आपके मटेरियल में कितना जाएगी ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 10 का पावर 5 टेस्ला, फॉर एग्जांपल 10 का पावर 5 टेस्ला, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 10 का पावर 2 टेस्ला, तो आप नोटिस करो कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड गई है वो कंपैरेटिवली इसके कम है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि आपने ताकत तो लगाई, लेकिन आपकी ताकत को अंदर आने की इजाजत, जी हां, इजाजत नहीं मिली। इसी इजाजत को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इसी इजाजत को कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। What is magnetic permeability? Magnetic permeability is an ability of a medium. Magnetic permeability is an ability of a material to allow some amount of magnetic field lines to cross through its specific area. किसी भी चीज के द्वारा, उसके जरिए या उसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजर सकती है या कितनी मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने की इजाजत मिल रही है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब अगर मैं कहता हूं कि ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है म्यू नॉट। वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 होती है। और मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है म्यू एम। हम म्यू एम भी कह सकते हैं या सिर्फ म्यू कह सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपने मीडियम में इतनी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आई, कब जब हमने इतनी अप्लाई करी, तो मैं यहां साफ लिखूंगा, रेशो ऑफ वो परमिएबिलिटी, आई रिपीट माय सेंटेंस, रेशो ऑफ वो परमिएबिलिटी जो हमें प्राप्त होती है, रेशो ऑफ वो परमिएबिलिटी जो हमें प्राप्त होती है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड परमिएबिलिटी is called as relative magnetic permeability। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये जो मैं बात बता रहा हूं कि what is the meaning of relative magnetic permeability, देखो आपके सामने बोर्ड पे सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो मीडियम में हमें प्राप्त हुई विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कितनी आपको प्राप्त हुई डिवाइडेड बाय कितनी आपने अप्लाई करी, उसे कहते हैं हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब यही चीज अगर मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की फॉर्म में ना लिखकर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखता, तो वी मे ऑल्सो कॉल इट एज कितनी मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में आई डिवाइडेड बाय कितनी मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में हमने अप्लाई करी। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपके सामने जो आपको है नजर आ रहा, उस पे जरा अपना ध्यान लगाओ, और अगर मन में कोई आए सवाल तो मैं कहता हूं बवाल मचाओ। डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने आपको यह पता चल गया कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द इजाजत जो मीडियम या मटेरियल देता है विद रिस्पेक्ट टू जो वैक्यूम देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को आने की अनुमति एक मटेरियल को, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को आने की अनुमति एक मटेरियल के कंपैरिजन में वैक्यूम देता है। आप कागज के टुकड़े को आग लगा सकते हो, लेकिन ईंट के टुकड़े को आग आसानी से नहीं लगा सकते। मतलब कागज का टुकड़ा आग को आने की परमिशन देता है, लेकिन ईंट का टुकड़ा आग को आने की परमिशन नहीं देता। एक आयरन की रॉड को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबक बना सकता हूं, लेकिन एक प्लास्टिक की रॉड को चुंबकीय क्षेत्र में रख के चुंबक नहीं बना सकता। यानी मैग्नेटिक फील्ड को आने देने की इजाजत एक आयरन की रॉड की कब से सबसे ज्यादा है, या हम कह सकते हैं ज्यादा है एज कंपेयर टू एक प्लास्टिक की रॉड के। यानी द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी of an iron rod is greater than the magnetic permeability of a plastic rod. Hence,
the iron rod will get easily magnetized as compared to a plastic rod. In fact, plastic का rod तो magnetize ही नहीं होगा क्योंकि वो magnetic permeability बहुत poor show करेगा. My dear class 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने है जो बोर्ड पे लिखा सारा ज्ञान, इसे एक बार देखो. मैं कहता हूं 2 बार घूरो और फिर भी आए मन में कोई सवाल तो आपको कहा किसने कि मत मचाओ बवाल. यू कैन सिंपली आस्क मी अ क्वेश्चन बाय एनी वेज पॉसिबल. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि कैसे एक मटेरियल के अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इजाजत को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और जब उसका रेशो निकाला जाता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो उसे कहा जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. समझ आना चाहिए. तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब सिर्फ इजाजत है, लेकिन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है वो इजाजत जो किसी भी मीडियम में आ रही है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों को समझ आ रहा है इस पूरी बात में. आई होप दिस इज क्लियर. ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैग्नेटिज्म में काम आती है. आओ बात करते हैं हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म की. व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज यूज्ड इन मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म की दुनिया में काम आने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मैग्नेटिज्म की दुनिया में काम आने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ये 3 नाम आपको सुनने को मिलेंगे. या तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी या वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी. इसका सिंबल होता है बी वेक्टर. अब सवाल आता है सर बिना मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाए मैग्नेटिक फील्ड आ तो नहीं सकती. हाँ आई एग्री, आ नहीं सकती. लेकिन ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड को हम 2 नजरिए से देखते हैं. या तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसे अप्लाइड किया गया है, या तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे अप्लाई किया गया है, या फिर ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है. ये कोई सी भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. मैग्नेटिक फील्ड आप अच्छे से जानते हैं. या तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे अप्लाई किया गया है, या फिर ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस हुई है. हमने अभी तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का असर चार्ज पे देखा है. यानी अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन के अनुसार हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो? हम जानते हैं कि F का वेक्टर इज इक्वल टू QVB sin थीटा होता है, और वी कैन से दैट F का वेक्टर इज इक्वल टू QV का वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है. ये वो जानकारी है जो आपके पास पहले से है. ये वो सूचना है जो आप अच्छे से जानते हो. अगर मैं यहां पे लिखूं if charge is equal to 1 coulomb, velocity is equal to 1 meter per second and theta is equal to 90, तब मेरे बच्चों F is equal to 1, V की जगह 1 and B और 1, यानी तब साफ साफ मैं बोल सकता हूं कि F is equal to B होता है. एक बार घूरो, मैं कहता हूं 2 बार देखो. आए मन में कोई सवाल, आपको मना किसने किया कि मत मचाओ बवाल? देखो आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन है, आपके सामने पूरी जानकारी है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज यूज्ड इन मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म की दुनिया में काम आने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र. मैग्नेटिक इंडक्शन, ताकत जो पैदा हो रही है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय ताकत का वो चुंबकीय अनुमान जो वहां पे मौजूद है. अब ये चुंबकीय ताकत 2 तरह की हो सकती है, या तो अप्लाई किए जाने वाली या इंड्यूस होने वाली. हम फिलहाल
जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अप्लाई किए जाने वाली की, लेकिन मैं जिक्र करूंगा इंड्यूस होने जाने वाली का। बात वही पड़ती है, जितनी ताकत लगाओगे बदले में ही उतनी ताकत पाओगे। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में परमिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ एक बताने का तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। यहां पर क्या किया गया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए लॉरेंट्ज फोर्स के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है और ये कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by a charge of magnitude 1 coulomb which enters in a magnetic field with velocity 1 meter per second at angle theta। तो अगर कोई आपसे कहे डिफाइन 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 1 टेस्ला होती है, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम सच दैट इट एंटर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, देन इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत फोर्स के बराबर हो जाती है कब जब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत फोर्स के बराबर हो जाती है कब जब चार्ज 1 कूलम का मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड से थीटा 90 पे एंटर करता है। देख लो, घूर लो, बेसिक था ये ज्ञान जिसे पाकर नहीं होंगे आप जरा भी परेशान। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे अगर मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूं तो हिंदी में आपको कैसे समझना है। अभी तक तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं, लेकिन इनका मतलब समझना है। इससे पहले मैंने टर्म उठाई थी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का मतलब मिलने वाली इजाजत। अब मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम बोलेंगे पैदा होने वाला, क्योंकि मैंने इंडक्शन की बात करी है। पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। एक बच्चा कहता है अच्छा मतलब पहले आपको परमिशन चाहिए। हाँ भाई, पहले परमिशन चाहिए। जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं होगी, जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक इंडक्शन नहीं होगी। एक बच्चा कहता है परमिशन मिल गई, जब तक आप ताकत अप्लाई नहीं करोगे तब तक ताकत इंड्यूस कहां से होगी। हाँ, यानी परमिशन के साथ साथ इंडक्शन के साथ साथ एप्लीकेशन भी जरूरी है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे। अगर आप एक चुंबक के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में ही नहीं रखोगे तो क्या वो चुंबक का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। अगर आप एक कागज के पीस को आग में नहीं रखोगे तो क्या वो कागज जल जाएगा। नहीं। अगर एक बर्फ को जमाने के लिए पानी को फ्रिज में नहीं रखोगे तो क्या बर्फ जम जाएगी। नहीं। एक आयरन की रॉड को चुंबक बनाने के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखोगे तो क्या वो चुंबक बन जाएगा। नहीं। तो ये काम करने के लिए या आग लगाने के लिए या चुंबक बनाने के लिए या जमाने के लिए हमें बाहर से एक फोर्स चाहिए। बट फिलहाल ना तो हम किसी चीज को जमा रहे हैं, ना ही हम किसी चीज को जला रहे हैं, ना ही हम किसी चीज को गला रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, यानी मैग्नेटाइज करने वाले की ताकत को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसे कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताता हूं कि तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। अब जानते हैं हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैग्नेटिज्म में काम आती है। क्या है वो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म? हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब सवाल आता है सर ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है। मैग्नेटाइज फोर्स का मतलब है मैग्नेटाइज करने वाले सोर्स की तरफ से आने वाली ताकत, सोर्स की तरफ से आने वाली ताकत। एक बच्चा कहता है मैं कुछ समझा नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं। अगर आप एक कागज के टुकड़े को माचिस की तिल्ली से जलाओ और उसी कागज के टुकड़े को मोमबत्ती से जलाओ और उसी कागज के टुकड़े को लेट्स से आप बहुत बड़ी मशाल से जलाओ, तो कागज का टुकड़ा तो जल जाएगा क्योंकि वो आसानी से जल सकता है। लेकिन आपने नोटिस करी कि वो माचिस की तिल्ली से ज्यादा ताकतवर मोमबत्ती है, मोमबत्ती से ज्यादा ताकतवर मशाल है।
यानी आग लगाने वाले में आग लगाने की ताकत ही डिटरमाइन करेगी कि जलने वाला कितनी आसानी से जलेगा। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटाइज करने वाले की ताकत डिटरमाइन करेगी कि मैग्नेटाइज होने वाला कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो करते कैसे हैं? नाइस क्वेश्चन। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम लेते हैं सोलेनॉइड। बिल्कुल सही, सोलेनॉइड लिया जाता है और सोलेनॉइड को सोर्स ऑफ करंट से है लगाया जाता, सोलेनॉइड में करंट है भेजा जाता। जब सोलेनॉइड में है करंट भेजा जाता तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती। और मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है जिसे मुझे मैग्नेटाइज करना है, तो मैग्नेटाइज को या मैग्नेटाइज करने वाली रॉड को सोलेनॉइड के बीच में रखा जाएगा। जब आप खाना गर्म करते हैं तो आप माइक्रोवेव में रखते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव के चारों तरफ से वो गर्माहट आती है जो खाने को गर्म कर पाती है। जिस तरह से माइक्रोवेव में खाने को गर्म करने के लिए गर्म होने वाला सामान माइक्रोवेव के अंदर से आने वाली गर्मी से गर्म होता है, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटाइज करने वाला या मैग्नेटाइज होने वाला सामान सोलेनॉइड की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइज होने वाला कौन? आयरन रॉड या कोई भी निकल का पीस। मैग्नेटाइज करने वाला कौन? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे कर पाएगा? सोलेनॉइड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाएगा अपनी मैग्नेटाइज करने की ताकत के कारण। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड due to a solenoid, magnetic field due to a solenoid is B is equal to mu naught and I। अब सवाल ये आता है कि मुझे सोलेनॉइड की इस मैग्नेटिक फील्ड B को बढ़ाना है, तो B को बढ़ाने के मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं N को बढ़ाऊं या मैं I को बढ़ाऊं या फिर मैं दोनों को बढ़ाऊं। इसी N into I को, इस N into I को मैं बताना चाहूंगा, हम कहते हैं नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स। ये आपने पहले भी सुना है, इसे कहते हैं नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स। एंड यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर Ni को कहा जाता है, Ni को कहा जाता है H वेक्टर, जहां पे H वेक्टर का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि B का वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट H का वेक्टर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार घूरो, दो बार देखो, मन में आए कोई सवाल तो आपको कहा किसने कि मत मचाओ बवाल। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब मैग्नेटाइज करने वाली ताकत। तो यहां मैग्नेटाइज करने वाली ताकत क्या है? साफ पता चल रहा है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूंगा तो B बढ़ जाएगा, B मतलब कि ये वाला B। अगर मैं सोलेनॉइड से भेजे जाने वाला करंट बढ़ा दूंगा तो भी B बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली B बढ़ किसके कारण रहा है? B तो फील्ड है अप्लाई होने वाली, लेकिन उस फील्ड को बढ़ाने वाला फोर्स कौन है? N और I। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है? करंट। तो एम्पेयर टर्न्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ वो फोर्स जो मैग्नेटाइज करने की ताकत रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसलिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कहते हैं मैग्नेटाइज करने वाले सोर्स की तरफ से आने वाली ताकत। ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आओ बात करते हैं हमारी अगली और चौथी इंपॉर्टेंट टर्म की, क्योंकि टॉपिक चल रहा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। क्योंकि टॉपिक चल रहा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में काम आने वाली सम इंपॉर्टेंट टर्म्स का चौथा टर्म क्या है? चौथा टर्म होता है इंटेंसिटी। आई रिपीट माय सेंटेंस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल होता है आई वेक्टर। कैसे पता लगाते हैं? इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल, इसका मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक या मैं कहूं किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है। कोई भी मटेरियल किस हद तक या मैं कहूं किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक या किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है। कैसे पता चलेगा? आइए, उस एक्सटेंट को हम कहते हैं कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया प्रति यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेट का पीस है, चुंबक का पीस है, जिसकी चुंबकीय ताकत अभी बहुत कम। मैं इसमें चुंबकीय ताकत लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, और अप्लाई करने के बाद यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है उसे मान लेते 12, और जो इसका एरिया है उसे मान लेते 8। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट ने जन्म लिया, मान लीजिए वो मैग्नेटिक मोमेंट है m। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। आपको अच्छी तरह पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। देयरफॉर intensity of magnetization is equal to magnetic moment per unit volume m into 2l divided by 2l into a, क्योंकि वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और ये होता है पोल स्ट्रेंथ, ये होता है लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी m बटा एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, कैंसिल, तो हमारे पास आ गया I कम्स आउट टू बी एम्पेयर पर मीटर। मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार घूरो, दो बार देखो, आए मन में कोई सवाल आप मचा दो पूरा बवाल। आपके सामने है इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू एम्पेयर पर मीटर। बेसिक बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज मैंने आपको कुछ नहीं बताई, ये बहुत सिंपल है कि आपको पता चल गया कि कितना यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुआ, यानी किस हद तक, कितनी आसानी से। अगर 1 मीटर क्यूब में एक मटेरियल में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आया एज कंपेयर टू दूसरा मटेरियल, तो जिस मटेरियल में 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आया वो ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइज हुआ। ये था हमारा चौथा टर्म। आओ बात करते हैं हमारी 5वीं टर्म के बारे में। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं वीडियो लेक्चर खत्म करने से पहले, इनफैक्ट खत्म करते करते पांचों के पांचों टर्म्स को एक साथ अपने हिंदी वार्तालाप में अच्छे से दोबारा समझाऊंगा, ताकि अगर मन में रह गया हो कोई सवाल तो आप मेरे बच्चों मचा सको बवाल। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैग्नेटिज्म की दुनिया में इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट डिटरमाइंस कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है, कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है, कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है। और किसी भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी को बेहतर तब माना जाता है जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पर अच्छा खासा या अच्छी खासी
अच्छी खासी इंटेंसिटी आती है, अच्छी खासी इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी किस चीज की? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फोर्स कौन सा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सो देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी कायम, ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं कायम, ये इस तरह से, ये इज इक्वल टू कितनी ताकत आई, कितनी ताकत लगाई, यानी आई बटा एच। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब होता है मैग्नेटाइज करने के लिए लगाए जाने वाली ताकत, और आई का मतलब होता है मैग्नेटाइज करने के लिए लगाए जाने वाली ताकत के बाद आने वाला मैग्नेटिक मोमेंट। ताकत जो तुम लगाओगे ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ज्यादा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ताकत तो हमने ईंट के टुकड़े को जलाने के लिए भी लगाई थी, लेकिन ईंट का टुकड़ा तो नहीं जलता। एक बच्चा कहता है वो तो परमिएबिलिटी पुअर है ना, उसने इजाजत ही नहीं दी। हाँ, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप किसी एक टर्म का जिक्र करोगे तो उसके जिक्र के साथ साथ किसी दूसरे टर्म का जिक्र हो ही जाएगा। तो इसलिए कोई भी मटेरियल पे हम ताकत तो लगा रहे हैं, बदले में हमें ताकत आ रही है, लेकिन ताकत बहुत कम आ रही है। एक बच्चा कहता है सर ऐसा तो नहीं है ना कि ईंट का टुकड़ा जल नहीं सकता। जल तो सकता है, लेकिन उसे जलाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो ताकत लगेगी बहुत ज्यादा, उसका असर आएगा बहुत कम। इसका मतलब कि जलने की ससेप्टिबिलिटी ऑफ ईंट का टुकड़ा इज वेरी कम। ईंट का टुकड़ा आसानी से नहीं जल सकता। एक कागज के टुकड़े की ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छी है जलने के प्रति। मैं जलने का एग्जांपल बार बार क्यों देता हूं? ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। अब हम जलने की बातें वैसे भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र हो रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करने की प्रक्रिया। तो कोई भी मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज कब होता है? पहला फैक्टर, जब वो मटेरियल आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को इजाजत दे सके। कोई भी मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज कब होता है? जब उसे मैग्नेटाइज करने वाले सोर्स में ताकत बहुत अच्छी हो। कोई भी मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज कब होता है? जब उसमें मैग्नेटाइज होने की काबिलियत हो। कोई भी मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज कब होता है? जब उसमें एंटर करने वाली मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण आने वाली इंटेंसिटी अच्छी हो, यानी उसकी ससेप्टिबिलिटी अच्छी हो। ये सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा को इंटर रिलेटेड है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। दिस इज द रीजन दैट व्हाई दिस इंपॉर्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी दैट वी रिसीव विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स दैट वी अप्लाई। तो ये वो ताकत है जो हम पाते हैं, ये वो ताकत है जो हम पाते हैं, ये वो ताकत है जो हम लगाते हैं। तो एक ताकत हम पाते हैं, एक ताकत हम लगाते हैं। मेरे बच्चों को कोई डाउट अगर किसी बात पे आते हैं तो पूछो, पूरी बात आपको फिर से बताते हैं। बच्चा कहता है फिर से बताते हैं, मतलब ये कि पांचों टर्म्स को बताने के बाद क्यों ना मैं इन पांचों टर्म्स को एक बार फिर से समराइज्ड वर्जन में आपको बता दूं। तो जो जरा दो अपना आप पूरा ध्यान, ताकि ना होना पड़े आपको परेशान। आइए हम अब समझते हैं समरी ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। आइए समझते हैं समरी ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी हैव स्टडीड इन मैग्नेटिज्म। तो ये मैं आपको अपने तरीके से बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई रिपीट माय सेंटेंस, समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी स्टडी इन मैग्नेटिज्म। यानी क्या वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें मैग्नेटिज्म में पढ़नी है, और उन इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं आपको इंपॉर्टेंट बेसिक समरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बेसिक समरी अपने स्टाइल में। यहां पे मैं लिखूंगा टर्म, यहां पे मैं लिखूंगा टर्म, सुनते जाओ। यहां पे मैं लिखूंगा टर्म का नाम, यहां पे मैं लिखूंगा टर्म का नाम, यहां मैं लिखूंगा हिंदी में मतलब, हिंदी में उसका मतलब,
और यहां मैं उसके यूनिट के बारे में बात करूंगा, यूनिट के बारे में बात करूंगा, नेचर के बारे में बात करूंगा, उसके साथ कि उसका नेचर कैसा है, सिंबल के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा उसके थोड़े बहुत मीनिंग के बारे में। देखते हैं कितनी जगह पे क्या कर पाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आओ जी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे पहली टर्म, हमारी सबसे पहली टर्म जो मैंने आपको पढ़ाई उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बिल्कुल सही आपने सुना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कह लीजिए, या एक दूसरा इसी का शब्द है जिसे कहा जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दोनों चीजें अलग हैं लेकिन मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, तो और घटाकर मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी करता हूं। मतलब ये क्या होता है कि कोई भी मटेरियल खुद के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड को पास करने देगा। कोई भी मटेरियल खुद के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड को पास करने देगा। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अगर मैं किसी वैक्यूम की बात करूंगा तो इसे बोलेंगे वैक्यूम की परमिएबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं मीडियम की तो इसे बोलेंगे मीडियम की परमिएबिलिटी। और जब मीडियम की परमिएबिलिटी को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो इसे कहा जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बिल्कुल आपने सही सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये बेसिक चीज जो आपको समझ आनी चाहिए। इसे एक और तरीके से ऑल्सो वी मे राइट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम इज मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक बार देखो, दो बार घूरो और आए मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कैसे समझाने की कोशिश करी है, और एक चीज हम पहले भी कर चुके हैं। इसकी यूनिट आपको बता दूं क्या होती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की यूनिट होती है वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म की। व्हाट इज द दूसरा और सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म? सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसे मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये एक्चुअली में क्या चीज है मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये क्या चीज है? ये वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो मटेरियल में पैदा होती है। मटेरियल में पैदा होती है जब बाहर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया जाता है। जब बाहर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाओगे तो ही तो बदले में फील्ड पाओगे। और आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका सिंबल होता है बी वेक्टर, और इसकी यूनिट कौन नहीं जानता, होती है टेस्ला, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं गॉस। एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आओ बात करते हैं तीसरी चीज। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स का? ये वो ताकत है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। आपको बता चुका हूं H का वेक्टर इज इक्वल टू NI। N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I। तो यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई मीटर, तो H की यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर। एक बार घूरो,
दो बार आए कोई सवाल तो पूरी तरह से पूछो। माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आओ जी चौथी टर्म की बात करते हैं। चौथी टर्म को हम कहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल मतलब है, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि कोई भी मटेरियल, आई रिपीट माय सेंटेंस, कि कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है, किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है, और इसका अनुमान लगाया जाता है दैट I इज इक्वल टू कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, कैंसल, तो एम्पियर हमारे पास आ गया प्रति मीटर। घूरो, देखो, समझो, जानो, कोई भी डाउट आए तो पूछो और पहचानो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है फिफ्थ टर्म, जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी, आई रिपीट माय सेंटेंस, कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से, कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है, कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है। पहले देखो, जितना मैंने बोर्ड पे आपके लिए दिया है ज्ञान, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको दिखना चाहिए। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में यहां लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि नीचे जगह नहीं बचेगी। इट इज इक्वल टू कितनी ताकत हमने पाई, कितनी ताकत हमने लगाई। सो जो ताकत हमने पाई उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, जो ताकत हमने लगाई उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो, समझो, जानो, परखो और पहचानो। आपके सामने बोर्ड पे सारी की सारी समरी गिवन है, आपके सामने बोर्ड पे पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट टर्म गिवन है। क्या मतलब निकलता है? मतलब बहुत साफ निकलता है कि किसी भी मटेरियल को या किसी भी चुंबक के टुकड़े को अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छा चुंबक बन जाए या उसमें चुंबकीय ताकत बढ़ जाए, तो उस चुंबक के टुकड़े को हम सोलेनॉइड में रखेंगे। सोलेनॉइड में जब हम करंट देंगे तो उससे करंट आएगा, करंट तो दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सोलेनॉइड के अंदर भेजे जाने वाले करंट के कारण आने वाली मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होगी ताकत, जो लगेगी हमारे उस चुंबक के टुकड़े पे। जब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के टुकड़े पे लगेगी तो चुंबक का टुकड़ा देगा इजाजत। जब चुंबक का टुकड़ा देगा इजाजत तो इजाजत के कारण लगेगी उस पे ताकत। जब लगेगी उस पे ताकत तो ताकत जो लगेगी उससे ताकत उसमें पैदा होगी, तो पैदा होने वाली ताकत डिपेंड करती है लगाए जाने वाली ताकत पे। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पाते हैं। कब तक? जब मिलती इजाजत। कब तक? जब मिलती इजाजत। लेकिन जब मिल जाती इजाजत तो मटेरियल में पैदा होती इंटेंसिटी, यानी कितनी हद तक, और उसका कितनी हद तक वो मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड करता है उसकी ईज पे, यानी कितनी आसानी से वो मैग्नेटाइज हुआ है। अल्टीमेटली एक चुंबक का टुकड़ा या कोई भी मटेरियल को सोलेनॉइड में रखकर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रदान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे माइक्रोवेव में रखकर आप खाने में गर्माहट प्रदान करते हो, अगर आप खाने में गर्माहट प्रदान कर सकते हो माइक्रोवेव में रखकर, तो हम सोलेनॉइड में किसी भी मटेरियल को रखकर चुंबक बना सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक का स्केल रख दिया और प्लास्टिक के स्केल को चुंबक बनाने चले। मत भूलो, प्लास्टिक के स्केल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत पुअर होगी। बातें समझ आ रही है? और जब ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, इसे कहा जाता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल सही आपने सुना। और उसी के बेसिस पे कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेट बना, कौन सा मटेरियल ठीक ठाक मैग्नेट बना, हम अपने आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल, या आपने पहले भी सुना होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर और फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, या पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म। ये कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं आगे बढ़कर अगले वीडियो लेक्चर में आपको इनके बारे में बेसिक ज्ञान पढ़ाऊंगा और बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको करना है एक छोटा सा काम, चाहे करें सुबह या करें शाम, आप खोले किताब और लगाए इस बात का पूरा हिसाब कि जो है मैंने बताया क्या वो आपको समझ आया, एंड आपने जो अपना कीमती वक्त थोड़ा सा इस वीडियो को देखने में लगाया, उस चीज के लिए मेरे दिल से निकलता एक शुक्रिया आपकी तरफ आया। बस एक है छोटी सी गुजारिश कि चाहे आ जाए तूफान या बारिश, आप मत करना अपना समय वेस्ट अगर पाना है आपको कामयाबी का टेस्ट। समझे बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने बताई है। बस एक और बात, वो ये कि इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको दिया है सारा ज्ञान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। थैंक यू वंस अगेन माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों।